से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना नेक्स्ट यूट्यूब चैनल नहीं करते सब ठीक ठाक होंगे चलते। दोस्तों आज वीडियो का टाइटल है डॉलर्स के लिए जिहादी बने पाकिस्तानी। चले खैर देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो पर इस पर बात करें। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसमें साजिद तारड़ आए हैं। जिहाद फॉर डॉलर्स डिस्ट्रॉय पाक वाइल टीटीपी साजिद तारड़ एक्सप्लेन्स पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई। कैसे जिहाद के लिए डॉलर्स ने पाकिस्तान को जो है वो तबाह कर दिया। सबसे पहले सर स्टार्ट करना चाहूंगा, मैं पर्सनली खुद भी चाहता हूं कि ये जो सारा केस है अफगान रिफ्यूजीज वाला इन डिटेल आपसे समझूं खुद अपने लिए, और देखने वालों को भी अगर आप बताएं कि ये कब अफगान रिफ्यूजीज आए, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, क्या इन्हें वापस आप भेजना चाहिए इतने सालों के बाद, और फिर क्या हमने उन पे एहसान किया। जो पाकिस्तान में कंसेप्ट है कि भाई जंग का माहौल था, हमने एहसान किया, हमने पनाह दी, क्या एहसान किया या डॉलर लिए गए? सर काइंडली ये पहले डिटेल में जरा समझाइएगा, बताइएगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तो ये होगा कि इसकी बुनियाद क्या थी रेफ्यूजीज आने की, और क्या वाकई आपने जिहाद किया? आपने इस्लामिक जो जिहाद आप कहते हैं अफगानिस्तान में, अकॉर्डिंग टू द आपका अगर मीडिया देखा जाए तो आपने रशिया के खिलाफ जिहाद किया और यहाँ पे मुजाहिद इकट्ठे किए पूरे दुनिया से। क्या आपको वाकई जिहाद की डेफिनेशन का पता है? क्या आपको पता है कि जिहाद कब फर्ज होता है मुसलमानों पे? पहला सवाल तो ये है, क्योंकि ये जिहाद के रिजल्ट में अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान आए हैं। आपने सबसे पहले जो आज मैं बताऊंगा, आपके पाकिस्तान के 70% मसाइल जो हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि आपने अफगानिस्तान में पैसे बनाए। आपने यहां पे कंटेनरों में पैसे आते रहे हैं अमेरिका से, डॉलर जो आप वारलॉर्ड्स को देते थे, आप ज्यादा जेब में डालते थे, लंदन आ जाते थे, बाहर चले जाते थे, थोड़े बहुत आप आगे देते थे, अभी तक भी आपको उन्हीं डॉलरों के गश पड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान जो तबाही के धाने पे है उसकी 70% वजूहात जो है क्योंकि आपने अफगानिस्तान में जाकर घुसकर रशिया अमेरिका की जो जंग लड़ी पैसे लेकर, आपके सारे मसाइल की बेस वो है। उसमें अब कहा जाता है कि 70,000 80,000 जाने पाकिस्तानी फौजियों की जाया हुई, वाकई हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो फौजी फ्रंट पे लड़ने वाले होते हैं उनको डॉलर कहां मिलते हैं? उनका तो इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं ना। उनको तो कहा जाता है जा गोलियां ठंडी कंकारो अगे लंबा पैदा जाके उसमें चॉइस। अब मैं जो सबसे बड़ी जो मैं बात कहूंगा, आपके ज्यादातर मसाइल क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बिजनेस बनी है अफगानिस्तान की वजह से। आपने सबसे पहले वहां पे घुस के जाके आपने पैसे बनाए, आपने जंग अमेरिका की लड़ी, अपने 80,000 बंदे भी मरवाए, पैसा बनाया उस पर, और उसके बाद उसकी छोटी छोटी। अब तालिबान कौन है? तालिबान सारे आपके पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं वो सारे। आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनके मदरसों में सारे सारे तालिबान। हकानी कौन है? हकानिया जो आपका मदरसा वहां के पढ़े, वो आपका जो कराची में मदरसा है मुल्ला उमर वहां के पढ़े हुए थे। तो ये सारे जो अगर ताने बाने देखे जाए तो ये सारे मसाइल का हल आपने जब अफगानिस्तान से पैसे बनाने का कारोबार शुरू किया वहां से शुरू किया। चले कोई नहीं, उससे आगे चलते हैं। अब वो मुहाजिरीन आ गए, जब आपने मुहाजिरीन कहते हैं, रेफ्यूजी कहते हैं, उसका दर हकीकत अगर ट्रांसलेट किया जाए तो जब उस मुल्क के हालात ठीक होते हैं उन्होंने वापस जाना होता है, लेकिन आपने उस पर नहीं तवज्जो दी। आप कोई भी काम ढंग से नहीं करते। मैं उसकी मिसाल देता हूं। यही रेफ्यूजी जब ईरान के अंदर गए, उन्होंने एक कानून बनाया, एक असूल बनाया कि इनको मुहाजिरीन को सिर्फ एक सर्टन एरिया के अंदर रखा जाएगा, उनको खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी कि पूरे ईरान के अंदर घूमें। तो उनके अंदर दहशतगर्दी नहीं हुई, उनके अंदर जराइम पेशा लोग नहीं आए। जाहिर है जब मुहाजिरीन आएंगे उनके पास वो कारोबार नहीं होगा, वो जुर्म करेंगे। खाना उन्होंने कहां से? जो डॉलर आप अमेरिका से लेते थे वो आपके अफसरान तो लेके लंदन चले जाते हैं, जिस तरह आप IMF के पैसे ले जाते हैं, जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। आपकी करप्शन की हालत देख लें। क्रिकेट का मैच भेज देते हैं, आप अपने पासपोर्ट भेज देते हैं। अभी 12,000 पासपोर्ट तो आपने अफगानियों को बेचे अभी रिसेंटली। यही बात है, जब मैं कहता हूं ना सबूतों के साथ, तो कई लोग सवाल उठाते हैं कि अच्छा तो रिफ्यूजी आएंगे तो पैसे लिए, पूरी दुनिया लेती है पैसे, और ये है और वो है और ऐसा है और वैसा है। लेकिन जब पूरी दुनिया पैसे लेती है ना, बाकी दुनिया अगर रिफ्यूजी के नाम पर पैसे लेती है तो वो रिफ्यूजियों के लिए काम करती है। वो उनके लिए शेल्टर बनाएगी, उनके लिए खाने का इंतजाम करेगी, मेडिकल का इंतजाम करेगी, इलाज का इंतजाम करेगी, नौकरी रोजगार का इंतजाम करेगी, ताकि वो बर्डन ना बने आपके ऊपर। आपने कोई ऐसा खर्चा नहीं किया,
क्या अफगानिस्तान के लिए कोई रिफ्यूजी कैंप बनाए गए थे? नहीं बनाए गए। और ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड है कि आपने यूनाइटेड नेशन से अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर लाखों डॉलर्स लिए हैं। यूनाइटेड नेशन ने आपको लाखों डॉलर्स दिए हैं कि भाई अफगान रिफ्यूजी आपके यहां आए हैं तो क्राइसिस है तो हम मदद के लिए आपको डॉलर्स देते हैं। वो डॉलर्स कहां गए? वो डॉलर्स जेब में गए। अमेरिका ने लाखों डॉलर्स दिए हैं पाकिस्तान को अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर। वो डॉलर्स कहां गए? वो डॉलर्स अफगान रिफ्यूजियों पर नहीं लगे, वो डॉलर्स जेब में गए। तो आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने उल्टा अफगान रिफ्यूजियों के साथ उनके ऊपर जुल्म किया है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने जो पैसे दिए वो अफगान रिफ्यूजियों पर खर्च करने के लिए दिए थे, वो पैसे आप मार गए। बात करते हैं कि एहसान किया है। तो इसी तरीके से आपने जब सारा कुछ करते रहे हैं, वो मुहाजिरीन कहां से खाते, लेकिन आपने उनको खुली छुट्टी दे दी कि आप पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी घूमे फिरे। अब उनके पास शनाख्ती कार्ड भी है, उनके पास आपके पासपोर्ट भी मौजूद है, आप बेचते रहे उनको, ये आपको मानना पड़ेगा। ये सर इधर एक सवाल ये है कि जो एक कंसेप्ट पाकिस्तान में दिया जाता है, मैंने स्टार्ट में भी बोला कि हमने एहसान किया, एक उन पे मुश्किल वक्त था, हमने उन्हें यहाँ पे जगह दी। लेकिन थोड़ी सी जो मैंने स्टडी की है, हमने तो बड़ी तादाद में डॉलर लिए अमेरिका से, हमें फंडिंग हुई कि भाई आप ये रिफ्यूजीज को रखें, इन्हें आप जो सा यहाँ पे जगह दें, उसके बदले में डॉलर मिले। कितने डॉलर आपके ख्याल से अब तक पाकिस्तान ले चुका है, कोई अगर अंदाजा हो, या फिर क्या इस पे आप कहेंगे? उस पे मैं ये कहूंगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, उन्होंने अपने यहां आने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्वीट किया था कि आप यू हैव टेकन $37 बिलियन फ्रॉम द यूएस। तो उस वक्त एक पूरा एक तूफान आ गया था, लेकिन इतना पैसा बनाया गया जितना आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन उसमें जो सब एहसान वाली बात मैं बताता हूं, ये ट्रेडिशन, ये कल्चर, इसको देखें जरा। सबसे पहले तो अफगानिस्तान के ऊपर बर्फ पड़ती है तो वहां से नीचे उतर के आते थे, जिस तरह आपके मुगल आते रहे, पठान आते रहे, फिर बाद में वो यही रह गए, वो वापस ही नहीं गए। तो उसी तरीके से ये पहले भी आते थे यहाँ पे, लोग वापस चले जाते थे, लेकिन अब रेफ्यूजी है, उथे तो भूख नांगे सारी, लेकिन अब वो आते थे यहां से। अब अच्छा, दूसरा ये है कि वो आपसे पूछ के नहीं आए, उनके पास, सबके पास असला है, आपसे ज्यादा पहले वो ताकतवर है, वो आ जाते हैं। अब जाना तो उन्होंने अपनी मर्जी से। अब आपके पास इस वक्त 5 मिलियन, अभी 2 लाख गए सारे, बाकी सारे यहीं रहेंगे। किस तरह जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा आप उनको निकाल सके। ना वो आपसे पूछ कर आए हैं, ना आपसे पूछ के जाएंगे, मैं इसकी गारंटी कर देता हूं आपके। और दूसरा मैं एक और बात बता रहा हूं, जो लोग जा रहे हैं वो शरीफ लोग हैं, जो 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 कहते हैं कि यार इससे पहले कोई खराबी हो तो हम चले जाए, लेकिन वो जराइम पेशा लोग जो उनमें से। हाँ, आपने इसमें एक और बात भी गलती की है, आपने तरीकाकार एस्टेब्लिश नहीं किया, आपने कोई कानून नहीं बनाया। जो बच्चे यहां पैदा हुए हैं, अब कराची से कई बच्चों के ऐसे इंटरव्यू आ रहे थे कि जिन्हें ना पश्तो आती है, ना फारसी आती है, ना दरी आती है, ना वो आज तक अफगानिस्तान गए हैं, वो किस तरह जाके सर्वाइव करेंगे? ये भी ज्यादती है। आपका डबल स्टैंडर्ड ये है कि आप तड़प रहा, सारा पाकिस्तान तड़प रहा है जी हमें छोड़ा जाए, हम जाके जिहाद करेंगे फलस्तीन में। कभी आपने रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा में जलील हो रहे हैं सालों से, कभी उनकी बात की है? जो 2000 मस्जिदें, 2000 मस्जिदें चाइना ने शहीद कर दी हैं चाइना के अंदर, कभी आपने उन वीगर मुसलमानों की बात की है? 2000 मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते आप चाइना के अंदर, आपने कभी उनकी बात नहीं की, क्योंकि उतो पैसे होंगे, उतो डॉलर होंगे, उनकी बात नहीं करनी। कभी आपने देखा कि इराक और लीबिया के मुसलमानों को, शाम के मुसलमानों की हालत क्या है? लेकिन वहां पैसे नहीं मिलते। फलस्तीन, यही बात तो हम समझाते हैं, लेकिन मेरी बातों को सुनते नहीं है ना पाकिस्तानी। वो तो हाय फिलिस्तीन करते हैं। अबे जाहिल हो तुम लोग, बिगर गेम समझते ही नहीं तुम लोग। सवाल पूछो ना। ये चाइना वाला मैं कह रहा हूं, ये एक पाकिस्तानी है साजिद तारड़ साहब, अमेरिका में बहुत बड़ा नाम है, बड़े बिजनेसमैन हैं। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? वो भी उन्हीं रिपोर्ट्स का हवाला देकर ही बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट्स का हवाला मैं देता हूं। और 2000 नहीं है, ये तो बहुत कम बताया उन्होंने। 16,000 से ज्यादा मस्जिदें, ये रिपोर्ट लगाइए, आप जाकर इसको चेक कर लीजिएगा। 16,000 से ज्यादा मस्जिदें चाइना में तोड़ दी गई, डिमोलिश कर दी गई। दाढ़ी रख नहीं सकते, रमजान में रोजा नहीं रख सकते, कुरान नहीं पढ़ने देते, बच्चों को बड़ों से अलग करके डिटेंशन कैंप में डाला हुआ है। और अब बात करते हो कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। अरे टीएलपी वालों, अरे पाकिस्तानियों, गैरत बची है तो चाइनीज एम्बेसी के सामने जाकर प्रोटेस्ट करो इधर मुसलमानों के लिए। लेकिन मैं जानता हूं तुम लोग एक बाप की औलाद नहीं हो, नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे।
चैलेंज है मेरा, ये करके दिखाओ। नहीं करोगे, पता है मुझे, तुम सब इसे झूठ मानते हो। तुम्हारा पीएम तक, फॉर्मर पीएम इसे झूठ मान चुका, कहता मुझे कुछ नहीं पता। इमरान खान की बात कर रहा हूं, कहता उइगर मुसलमान पर कुछ नहीं हो रहा है, सारी दुनिया झूठी है, तुम ही लोग सच्चे हो। अरे इतने वीडियो हैं मस्जिदों को तोड़ने के, मस्जिदों को टॉयलेट बनाने के, लेकिन तुम लोग को कुछ नजर नहीं आता। और इसलिए बार बार मैं तुम लोग की गैरत जगाने की कोशिश करता हूं कि जाओ और चाइनीज एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करो, लेकिन चाइना ने गले में डॉलर का पट्टा बांध रखा है। वो पुचकारता है तो आते हो, और जब झड़कता है हट 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 भाग जाते हो। नहीं कर सकते तुम लोग, इसलिए मैं कहता हूं तुम लोग फेक मुसलमान। फलस्तीन की रिश्तेदारी बल्कि के कारोबार है। और मैं बता रहा हूं, दुनिया में जहां भी एहतजाज हो रहा है ना इस वक्त फलस्तीन के लिए, उसके पीछे जो अपोजिशन पार्टी होती है, उन्होंने जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना होता है। तो वो हो रहा है इस तरह। देखे ना, अगर लाखों के हिसाब से इकट्ठे होते हैं, $2 चंदा दें फलस्तीन को, उनकी हेल्प नहीं हो सकती। उसे पानी की बोतलें भेज दो जाके, उधर नहीं जाना। ये फैशन है चौधरी साहब। जिस तरह पीटीआई जलसा करती थी ना, तो सियासी जलसा नहीं होता था, पार्टी होती थी। वो कहता सी मेरा आज इमरान खान ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਤੇ डेटिंग ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ जाके। लेकिन इसमें चौधरी साहब ये हकीकत ये है कि अगर सबसे पहले तो ये पूछे आपकी टीटीपी, आपको हमारा टॉपिक ये दहशतगर्दी पे था, आपके हालात दहशतगर्दी है क्या? परसों आपका एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है उन्होंने मार दिया टीटीपी वाले, अरे फिर हमले करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर दें। आज की स्टेटमेंट देखें, उनका ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफगानिस्तान का जो मिनिस्टर है, उसने कहा कि पाकिस्तान में क़याम अमन अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा, पिछले हफ्ते उन्होंने धमकी दी है कि आप जो हमारे साथ कर रहे हैं उसके इसी तरह के सलूक के लिए आप तैयार हो जाएं। सर, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी कुछ ही टाइम पहले स्टेटमेंट आई है कि भाई जब से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई है, तब से 60% पाकिस्तान में क्राइम बढ़ गया है। तब से जो सा पाकिस्तान में खुदकुश हमले 60% बढ़ गए हैं। क्या मतलब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई है और पाकिस्तान में खुदकुश हमले बढ़ गए हैं, तो ये पाकिस्तान की या पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है इसको कंट्रोल करना, या इसका जिम्मेदार भी अफगान गवर्नमेंट, अफगान तालिबान है? बस इस तरह पहले देख रहे हैं चौधरी साहब, पहले भी जब हमारे कुछ होता है फौरन 2-4 चीजें हम फौरन कह देते हैं ना, अपना काम करने की बजाय हम कह देते हैं राह ने कराया है, कहते हैं मुसाद ने करा दिया है, सीआईए ने करा दिया है। वो सारे वेले बैठे, तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप रोकते क्यों नहीं? आपने मैं कहता हूं इस वक्त पीटीआई वाले बंदे आपने 2-2 दफा पकड़ लिए हैं। आप एक इंटरव्यू पे तसल्ली नहीं होती, उसका फिर दूसरा इंटरव्यू कराते हैं। आप 25 करोड़ लोगों की फाइलें बना के फिर रहे हैं, दहशतगर्दों की फाइलें क्यों नहीं बनाते आप? हर बंदे की कॉल सुनते हैं आप, दहशतगर्दों की कॉलें क्यों नहीं सुनते आप? मसला तो ये है, मसला तो ये। और देखिए सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान पे तवज्जो दें खुदारा। वाकई उन्होंने सही कहा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कि अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि आप क़याम अमन आपके अंदर हो, आपको खुद करना पड़ेगा। पाकिस्तान को चौधरी साहब बचाना है तो पाकिस्तानियों ने बचाना है। आप पता नहीं क्यों ये पाकिस्तानी बनने की कोशिश नहीं करते, पाकिस्तान के बारे में सोचते नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले सोचता है मैंने अमेरिका जाना है, वो कहता है मैं कनाडा जाना है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं दुबई जाना है। जो जहाजों के टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते वो पैदल जा रहे हैं बेचारे। भाई इस तरह वो कंट्री नहीं चलते। और जो आपको चलाने वाले हैं वो भी सारे डुअल सिटीजन है, आपके जज, सारी एस्टेब्लिशमेंट सारे डबल सिटीजन है सारे। उनको यहाँ आपका जो वजीर आज़म आता है लंदन से आता है और वापस वहीं चला जाता है। तो आपको सोचना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम कहाँ जाएंगे। करप्शन से आपके इतने बुरे हालात हैं इस वक्त कि मेरा मकसद है, मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूं। आज आपका टॉप सिटी का जो एक बिजनेसमैन था इस्लामाबाद में, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा, जिसको आपकी एजेंसियां उठा के ले गई थी। अमीर तरीन आदमी है, सुना है उसके पास फरारी गाड़ी है जिसमें गोल्ड प्लेटेड चीजें लगी। 2017 में उसको अगवा किया, मारा गया था आगे। एक अमीर तरीन आदमी को इंसाफ मिल रहा है 2017 के बाद, अब 2023 आ गया। ठीक है, और आम आवाम की क्या वजह कि इंसाफ है ही नहीं। जी सर, आपने भी बात की कि जो यहाँ पे जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, हमें बहुत दर्द दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है फलस्तीन के लिए। और एक बड़ी स्टेटमेंट है जो टीएलपी के इस टाइम चीफ है। इंटरव्यू पुराना है क्या? 2023 का साजिद तारण ने लग रहा है।
अपना क्या नाम लेते हैं, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज साद रिजवी साहब, उन्होंने ये बोला है, ये खबर के मुताबिक उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट हमें इजाजत दे तो हम 15 लाख मुजाहिदीन हमारे पास मौजूद हैं जो कि गजा जाएंगे, जो कि फलस्तीन जाएंगे और इसराइल से लड़ेंगे। सर, आप इसराइल से लड़ने, गजा जाने के ख्वाहिशमंद बहुत नजर आ रहे हैं। ये साथ ही अफगानिस्तान है, अपने रिलेशन पहले इनसे क्यों नहीं बेहतर कर लेते? साथ ही चाइना है, यहाँ पे भी मुसलमानों की जो कंडीशन है, जो आपने जैसे अभी बताया, हम 15 लाख मुजाहिदीन वहां क्यों नहीं भेज देते? हमें 7 समंदर पार ही इतनी मोहब्बत क्यों जागती है? वो भी सीजनल मोहब्बत होती है, मतलब अभी सीजन फलस्तीन का चल रहा है तो इसके लिए मोहब्बत जागेगी, उसके बाद कभी थोड़ा सा फंडिंग या कुछ मामला आएंगे तो कश्मीर का नाम हम उठा लेंगे, फिर उसके बाद कभी हम, मतलब हम ये बिल्कुल साथ चाइना है, हम तो, हमें यहाँ पे शायद जहाद की भी जरूरत ना पड़े, चाइना से वैसे रिक्वेस्ट करें क्योंकि आयरन फ्रेंड है, तो शायद वो हमारे मुसलमानों या हमारे जैसे हमें बताया जाता है कि मुसलमान ब्रदर, तो उनके साथ कोई अच्छे रिलेशन या कुछ अपना बिहेवियर अच्छा कर ले। 15 लाख उन्होंने बोला मुजाहिदीन हमारे पास मौजूद हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि 15 लाख मुजाहिदीन या 15 लाख लोग जिहाद करने वहां जाएंगे और वो अपने पैसे पे जाएंगे, गवर्नमेंट से पैसे नहीं देंगे, ये खबर है। तो साहब मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी रिजवी साहब से कि 15 लाख छोड़े 15,000 बंदे लेके टीटीपी वालों से मिलने जाते हैं जो आपके घर में घुस के मार रहे हैं। वो फलस्तीनी तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो आपको तो नहीं मार रहे ना, इजरायली यहूदी तो नहीं, ये तो घुस के मार रहे हैं और बार बार थ्रेट कर रहे हैं आपको। और दूसरी एक बात ये है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी है चाइना में, आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है, और वहां पे ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं आप। तो फिर उधर नहीं तवज्जो देनी आप, पता नहीं ये अच्छा। दूसरा, ये सिर्फ एक सियासी बयानात होते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां चले गए हैं, कतर में जाके फोटो खिंचा रहे हैं उनके साथ, मिल रहे हैं उनके साथ, तो थोड़ा जा अगे चले जाओ, उतो तो नेड़े ही है फलस्तीन, तुम पीछे क्यों रहते हो? आज मैं आपको मजे की बात नहीं, आज छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये सारा कारोबार है चौक साहब। आज यहाँ पे अमेरिका के अंदर, आज अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई है कि हमास का जो हेड है उसकी नेटवर्थ $4 बिलियन है। आप इस वक्त IMF के जो तलबे चाट रहे हैं सिर्फ 72 मिलियन के लिए, 2 हेड, जो एक अभी सर्विंग हेड है हमास का वो, और जो पिछला है, दोनों की नेटवर्थ $4 बिलियन, या अभी खबर चल रही है अमेरिका के अंदर। तो ये कारोबार है। ये अब आगे मैं मजे, इजराइल की जंग इस वक्त जो हमास के साथ हो रही है गाजा में, अब अगले नंबर पे बारी आ रही है, मिस्र वाले पैसे बनाएंगे, फतह अल सीसी वो पैसे मांग रहे हैं कि हम ले लेंगे फलस्तीनी रेफ्यूजी, लेकिन हमें पैसे दिए जाए। वो पैसे किन से मांग रहे हैं? इजराइल से पैसे मांग रहे हैं। आपके मुसलमान भाई जो है इजिप्शियन मिस्री, वो पैसे इजराइल से मांग रहे हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों को रख लेते हैं अगर आप हमें पैसे दें, लेकिन पैसे तो हम यहूदी दें, पैसे यहूदी दें हम। तो ये जो सब ये कारोबार है, और कारोबार चल रहा है। OIC की मीटिंग होने वाली है, ईरानी सदर जो है वो सऊदी अरब जाने वाले हैं, लेकिन ये कारोबार है, टोटल कारोबार, इसमें कारोबार के अलावा कुछ भी नहीं है। सर, ये कारोबार अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आम जो पाकिस्तानी है, खासतौर पे इतनी एजुकेशन हमारे पास होती नहीं है, इंटरनेशनल एक्सप्लोयर हमारे पास होता नहीं है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है हमें इतना बताया नहीं जाता। मेरे जैसे आम पाकिस्तानियों को जब जज्बाती नारे सुनाए जाते हैं, जज्बाती नारे बताए जाते हैं कि जिहाद कर देंगे, हम ये कर देंगे, एटॉमिक पावर किस लिए है, आपको नहीं लगता कारोबार की तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं मजीद उनके दिलों में, उनके दिमागों में नफरतें बढ़ती जा रही हैं। नॉन मुस्लिम के लिए, खास तौर पे यहूदियों की बात कर लें, हिंदुओं की बात कर लें, नफरतें बढ़ती जा रही हैं, और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा आने वाले टाइम में। ये कोई बेहतरी की वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही, और बहुत बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के इवन एजुकेटेड जो लोग हैं उनसे भी जब मैं जाके बात करता हूँ, वो यही पहली बात ये कहते हैं कि भाई इसराइल को तो वैसे ही खत्म होना चाहिए, यहूदियों को तो वैसे ही खत्म होना चाहिए, इन्हें हिटलर को ही चाहिए था कि वो सारे यहूदी खत्म कर देते। मतलब एजुकेटेड लोग भी ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये आने वाले टाइम में नफरतें मजीद बढ़ेंगी और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा? तो साहब इसमें मेरा कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले तो बताऊं आपको, पाकिस्तान को या किसी भी मुआशरे को नफरतें 2 वजूहात की वजह से फैलती हैं। एक तालीम ना होना, और दूसरा भुखना होना। भुखना कभी रजा बंदा भी लड़ता वेख्या, हमेशा भुखे बंदे लड़ते। तो उसमें सबसे बड़ी बात देखे ना, अमीर जो खा पी रहा होगा, आप उसको बुलाएंगे झगड़े की तरफ, वो फिर भी अवॉइड करेगा, कहेगा नहीं यार बड़ा अरसा कर, मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये तरक्की की है, छोड़ो ये झगड़े वाली बात नहीं करनी। जो नंगा होगा
वो लड़ेगा, और जिसके पास तालीम नहीं होगी उसको जो मर्जी चूरन बेचे वो बिक जाए। वो कहेंगे इस्लाम खतरे में, वो कहेगा खतरे में। और सारा दिन असल प्रॉब्लम तो यही है। आप पाकिस्तान में निकले, हर चौक में 5-7 लड़के खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियां ताड़ रही हैं। ये एक फैशन रिवाज है, क्योंकि कौम सारी कुछ करने के काबिल ही नहीं। मैं इस वक्त आपको छोटी सी बात, 3 आपके मसाइल हैं इसमें सबसे बड़े। दहशतगर्दी आपका मसला है, इकॉनमी आपका मसला है, और उसके बाद करप्शन आपका मसला है। किसी भी लीडर ने अभी तक इन 3 चीजों को हैंडल करने के लिए कोई रोड मैप दिया है कि हम पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे? हम किसी ने अपनी गलतियां तस्लीम की हैं आज तक? पीटीआई जा चुकी है, नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, किसी गलती का इन्होंने एतराफ किया है कि हमसे गलतियां हुई, आगे हम नहीं करेंगे? ठीक हो गया। लेकिन जी 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 सर, जरूर। चलिए छोड़िए, वीडियो खत्म करते हैं, बहुत हो गया। बिल्कुल सही बात है, कोई अपनी गलती नहीं मानता। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लीडर्स की प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है ना कि जैसा, क्या कहते हैं, जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। तो पाकिस्तान की आवाम ही ऐसी है कि वो चाहे अनपढ़ हो, जाहिल हो, पढ़ी लिखी जाहिल हो, पढ़े लिखे हो, बड़े लोग, कोई अपनी गलती नहीं मानता। जिस दिन आप अपनी गलती मानकर उस पर काम करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। गलती मानना पहला स्टेप होता है, इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि यस, हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हम गलती कर रहे हैं, इसे सुधारने की जरूरत है। जब आप मानोगे ही नहीं कि मैं गलती कर रहा हूं, तो आप उसमें सुधार क्या लाओगे? आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहोगे, आपको नुकसान हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका घाटा हुआ जा रहा है, लेकिन तब भी आप नहीं मान रहे कि मैं गलत रास्ते पर, गलत चीज को फॉलो कर रहा हूं। तो उसका हश्र क्या होना है? उसका हश्र वही होना है जो पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान इस समय भीख पर चल रहा है। पाकिस्तान के जो सरकारी कर्मचारी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस दिन ये डॉलर्स आने बंद हो जाएंगे, आईएमएफ से पैसा देना बंद हो जाएगा, बाकी लोग पैसे देने बंद कर देंगे, आपसे वापस मांगने लगेंगे, सबसे पहले आपकी सैलरियां रोकी जाएंगी। और मैं जानता हूं कि कई डिपार्टमेंट की सैलरियां रोकी जा चुकी हैं, 6-6 महीने की पेंडिंग रही हैं। अखबारों में खबरें छपती नहीं है, इसलिए मैं उनको दिखा नहीं सकता, लेकिन यह हो रहा है। जो पाकिस्तान के लोग इस चीज को झेल चुके हैं, वो जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आने वाले वक्त में ये हालात और भी खराब होने वाले हैं। आप लोगों को पैसे मिलने बंद होंगे, आप एक बार फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने वाले हो, और जब पैसे नहीं आएंगे तो सरकार के पास देने के लिए आप लोग को सैलरी के पैसे नहीं रहेंगे। भूखे मरने वाले हो आप लोग, केओस होने वाला है। और आपके हुक्मरान बस इस चक्कर में है कि कहीं से बस पैसे मिल जाए, कहीं से पैसे मिल जाए, आधे थोड़े बहुत आटा उटा मंगा देंगे, बाकी सब पैसे जेब में रख लेंगे। और ये जो बात कही इन्होंने तारड़ साहब ने, जो डुअल सिटीजनशिप वाला मामला है, सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों के खिलाफ। आप भारत में एक बता दो कि एक पीएम, एक सिक्योरिटी एडवाइजर, कोई भी जो सरकारी पद पर हो, उसके पास डुअल सिटीजनशिप हो। हमारे यहां कानून है कि अगर आपके पास डुअल सिटीजनशिप है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आप सोचिए, आपकी सिटीजनशिप एक ही होगी, लेकिन पाकिस्तान में है ऐसा। पाकिस्तान में जितने ऐसे लोग हैं, सबके पास दोहरी नागरिकता है, वो दूसरे देश का पासपोर्ट है उनके पास। इसीलिए तो बिना डरे करप्शन किए जाते हैं। करप्शन कर लेंगे, पैसे उठाएंगे, लेके निकल लेंगे, चलो भाई हो गया काम। बाकी कमेंट करके आप बताइए आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आपके लिए एक खबर लेकर आया हूं। फैन कॉल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मुझसे सीधे वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप चाहे मेरे डीडी रिएक्ट के दर्शक हों या डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शक हों, आप चाहें तो इस पर अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं, अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपके मन में अगर कुछ उठ रहा है जिसके बारे में जानने की आपको लगता है कि मैं उसके बारे में सही आपको जवाब दे सकता हूं, तो मैं आपको फैन कॉल पर मिल जाऊंगा। और फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है, और मैं उस पर आपसे बात कर सकता हूं। तो लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है, इसके लिए पैसे लगेंगे। तो मिनिमम एक पैसे जो वहां पे अमाउंट तय किया होगा वो वहां पर है,
तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, लोग सब कितना तो पता है कि हम ये बातें करते हैं। मैंने बात की थी डॉलर की खातर, या असद ने बात की थी, लोग कहते थे कि आपने डॉलर लिए और अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज को दिया। तो मेरा ख्याल मसद का बयान था या मेरा शायद मैंने कहा, मुझे आप याद नहीं है। हाँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ गई थी कि डॉलर सॉरी यार, मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा पता बहुत कितना बुखार कम हो गया। अच्छा, डॉलर सारे जितने भी कंट्री रिफ्यूजीज को रखते हैं, सारे कंट्री जो है वो डॉलर लेते हैं। सिर्फ पाकिस्तान डॉलर नहीं लेता, सारे लेते हैं। ये बात सच है, ये लोग सर भी मान रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम ठीक है। और बात हमने सिर्फ इतनी की है, और ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तो उसको लगाता किधर है। पहला इल्जाम था कि पाकिस्तान डॉलर लेता है, डॉलर लेता है, डॉलर लेता है। तो इसका मतलब यह कि पाकिस्तान अकेला डॉलर नहीं लेता, दुनिया सारी रेफ्यूजीज के लिए डॉलर लेती है। ठीक हो गई। इसका मतलब यहाँ आप गलत साबित हुए, हमारी बात वैलिड है, आप खुद मान गए। हाँ, आप उसके आगे यूज कैसे है वो एक अलग सीन है। वो तो सारी बात है, पाकिस्तान में करप्शन है, करप्शन होती है। और सिर्फ पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, दुनिया के तमाम कंट्री में थोड़ी बहुत करप्शन है। तकरीबन तमाम कंट्री में थोड़ी बहुत करप्शन। इंडिया में बहुत करप्शन है, मैं सच कह रहा हूँ, किसी इंडिया को बुरा लगे या ना लगे, इंडियन सच है। इंडिया में भी करप्शन है। इंडिया में भी जो डॉलर आते होंगे रेफ्यूजीज के नाम पर, उनमें करप्शन होती होगी। ये मेरा चैलेंज है, साबित करो। इंडिया में कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो करप्शन करते हैं, यूके में सेटल हो चुके हैं, करते हैं करप्शन। अभी भी कितने हैं। इंडिया को ये नहीं कि दूध का धुले सारे ये बड़े कोई एंजल टाइप हैं या कोई बड़े सुरमाए हैं, बड़े बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत सुलझे हो, बहुत नॉन करप्टेड बंदे नहीं। इंडिया में करप्शन है, और धड़ल्ले करप्शन, बहुत ज्यादा करप्शन इंडिया में भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो हाँ, मेरा सवाल ठीक हुआ, मेरा बात ठीक हुई कि डॉलर तो सब लेते हैं। आप उसमें करप्शन को कितनी करता है ये अलग बहस है। वो इंडिया भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, बाकी कंट्री भी करते होंगे। मैंने यूजर्स की बात नहीं की थी, मैंने लोग से कहा था कि डॉलर सब लेते हैं, तो ये खुद मान रहे डॉलर लेते हैं। अच्छा, साजिद तालड़ को भी पता नहीं, वो अब अल्लाह ख्याल करे, उनके पता नहीं उन्होंने बात की फ़लस्तीन की बात की है, इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर उन्होंने बातचीत की है। तो लोग सर ने ये कहा कि मैं आप बुद्धू बने हुए हैं, आप देखेंगे ये आपकी कंट्री का है, तो ये देख रहे हैं कि आप इसकी बात मान ले। हम क्यों मारे, हमारी आंखें नहीं है, हमारे पास कान नहीं है, हमारे पास अकल नहीं है। हम जो खुद देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके मुताबिक बात करेंगे। और ये एक आध के कहने से जो है बात जो सच है वो झूठ में तब्दील तो नहीं हो जाएगी, या झूठ है वो सच तो नहीं हो जाएगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये फ़लस्तीनियों की ज़मीन है और फ़लस्तीनियों की थी, और उस पर इजरायली कुत्ते आकर बैठे हुए हैं और उनको काट रहे हैं। अब कब तक काटते हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, ये कब उनको लगाम पटा डाल दिया जाता है। खैर बात आई 16,000 मस्जिदें शहीद कर दी गई अपना जाना के अंदर, सबूतों के साथ उन्होंने बात की, साजिद तालड़ ने भी इस पर बात की। तो चैलेंज किया लोग सब ने कि आप TLP है या कोई भी है, पाकिस्तान की कोई इस्लामी जमात है, वो जाकर मुझे कोई धरना या कोई तरह काम करके दिखाए कश्मीर के एम्बेसी के सामने। चीन के सॉरी कश्मीर कह रहा हूँ, चीन के एम्बेसी के सामने नहीं करेंगे, और ना किसी ने किया, ना किसने किया ना तो करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को भी तो पता ही नहीं है भाई। काफी लोगों को पता ही नहीं है, काफी छोड़कर बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तो ये तो चंद एक लोग हैं जो सोशल मीडिया का साथ जाता है, और वो भी जो पॉलिटिक्स के साथ है उनको ये चंद एक लोगों को पता है। नहीं तो जो दुनिया की खबरें रखते हैं, हाँ, तो या अगर हमारे न्यूज चैनल पर आए या वैसे लोगों को पता चले तो फिर कुछ चांस बन सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा होगा, एहतियाज होगा, लेकिन अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। जैसे कि कश्मीर के मुद्दे के बारे में पता है या फ़लस्तीन के बारे में पता है, इस तरह में अभी तक पता नहीं, सामने खुलकर नहीं चला। नहीं तो मेरा दिल मानता है कि जो हमारी मुस्लिम जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी संगठन, जितने भी लोग हैं,
ये वहाँ पर जाकर धरना जरूर देंगे और देना भी हमें चाहिए कि 16,000, मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती वहाँ के मुसलमानों के साथ है। 16,000 मस्जिदें डिमोलिश की हैं। बहुत ज़्यादा, वाकई में बहुत ज़्यादा। खैर, और फिर बात आई पाकिस्तान के ऊपर कि जो पाकिस्तान है वो एक कमज़ोर कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर जेल है, पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं हुक्मरान। ये बात तो सच है, जैसे लोग वैसे हुक्मरान, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आपके हुक्मरान होंगे, सॉरी अवाम होंगे, उस तरह का आप पर हुक्मरान मुसल्लत होगा। आज हम भी, हमारा भी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें अमल दखल है कि जो आज हमारे हालात हैं, इसके पीछे ये नहीं कि हम हर बात पर रॉ को मुलवस कर दें कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया, रॉ मुलवस है, पाकिस्तान के अंदर कोई सो कर उठा उसकी टांग नहीं जिसके रॉ मुलवस है, तो अब मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। इस हर चीज़ रॉ या इसराइल पर या यूएसए पर मत डालें, ये आपके भी अपने भी बहुत ज़्यादा इसमें कसूर है, आप भी इसमें बराबर के शरीक हैं। तो ये बात बिल्कुल बातें सच है, जो बातें मानने वाली होती हैं वो बात हम खुले दिल से मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम भी गुनाहगार हैं। आज अगर हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ा तो इसकी बड़ी वजह खुद हम भी खुद हैं, हम खुद भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए जी, खैर मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ।